हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बच्चा, कल हम लोगों ने क्लास शुरू की थी जो कि आपकी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, लेखपाल और हिंदी जिस भी एग्जाम में आती है आपके लिए फुल मार्क्स एकदम। मगर आपको डेली देखनी है क्लास, रेगुलर रहना है और बढ़िया से नोट्स बनाने, अच्छे से सुंदर से। देखिए, मेरा मुंह अच्छा लगे ना लगे तुम्हें, मैं अच्छा लगने लगा, बट मेरे नोट्स अच्छे बनाना, बस तुम धुआं धुआं कर दोगे। कल हम लोगों ने एक बात कही, हम लोगों ने बच्चा कुछ भाषा परिवार भी देखे थे। बेटा इसको भर के देना। कुछ हमने भारत में भाषा परिवार भी देखे थे ना, कि भारत में कौन कौन से भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है, क्यों हम उन्हें एक भाषा परिवार की भाषा कहते हैं। इस बात पर भी आपको समझ में आया होगा कि हमने उस पर चर्चा की थी कि क्यों हम उसे एक भाषा परिवार की भाषा कहते हैं। याद है, इस पर भी हमने क्या किया था, चर्चा की थी। और कल मैं आपको बता रहा था कि ये एक भाषा परिवार की क्यों है। थोड़ा सा उसी चीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ भाषा लिख रहा हूं, आप देखना। मैंने हिंदी लिखी, मैंने संस्कृत लिखी, उसके बाद में मैंने एक पहले जैसे हमारी संस्कृत है ना, इसी तरह अंग्रेजी की एक पुरानी भाषा हुआ करती थी जिसे लैटिन कहते थे। क्या कहते थे? लैटिन। फिर मैंने आपको एक प्राचीन यूनानी भाषा लिखी। प्राचीन यूनानी अलेक्जेंडर के समय पर जो बोली जाती थी वो भाषा देखना। उसके बाद में आज जो जर्मनी में बोली जाती है उस भाषा को देखना, अंग्रेजी को देखना। आपको देखना कितना आपको पता चलेगा कि ये एक ही भाषा है, ये एक ही है। जैसे संस्कृत में हमने उसे क्या कहा? मातृ कहा। संस्कृत में क्या कहा? मातृ। लैटिन में हमने उसे मातेर कहा। क्या कहा? मातेर। लैटिन में मातृ को हमने क्या कहा? मातेर। प्राचीन या यूनानी में हमने मैतेर कहा। देखिए थोड़ा सा बदल गया है, हमने मैतेर कहा। क्या कहा? मैतेर। जर्मनी में हम मुटर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुटर, MUTTER। और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? मदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मदर। एक बार बताओ, यदि ये कभी एक जैसी नहीं होती तो क्या इन सभी में इतनी ज्यादा समानता होती? कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन में समानता है। जैसे अक्सर आप यदि हरियाणा के व्यक्ति से मिलोगे और उससे पानी कहोगे तो पौनी, थोड़ा सा वो शब्द को खड़ा करके बोलेगा, शब्द को थोड़ा सा एकदम कठोर, आप ये कह सकते हो कि शब्द में थोड़ी सी जान डालकर बोलेगा। और थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति से कहोगे तो वो बहुत ही सॉफ्टली या शब्द में उतनी जान नहीं डालेगा। तो उच्चारण आपको थोड़ा बहुत अंतर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जो आपको शब्द है, ये शब्द एक ही जैसा, कहीं ना कहीं आपका मन कर रहा है कि भाई ये कुछ ना कुछ एक जैसा बोला जा रहा है। थोड़ा बहुत अंतर है, एक ही जगह ई लग गया, यू लग गया है, ओ लग गया है, बाकी जो चीजें हैं वो एक जैसी। इसी को भाषा परिवार कहते हैं। इसी को भाषा परिवार कहते हैं। तो कल हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा की थी। अब हम करते हैं हिंदी का विकास हुआ कैसे। भाषा के बारे में पढ़ लिया, संसार में कौन सी भाषा है, कौन सी ज्यादा बोली जाती है, कौन सी कम बोली जाती है। जब हम थोड़े से आगे बढ़े तो अब आ जाता है हमारी हिंदी भाषा का विकास। क्या जाता है? हिंदी भाषा का विकास। अनेक विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास को बिल्कुल शुरू से जानने की कोशिश की है। और उन्होंने जब चरणबद्ध तरीके से हिंदी भाषा के विकास को जानने की कोशिश की तो पता चला कि जो हिंदी की आदि जननी है, आदि जननी मतलब जहां से बिल्कुल हिंदी की शुरुआत हुई है सबसे पहले, वो एकदम ऋग्वैदिक काल वाली संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से थोड़ी सी सरल हुई, वो बदल गई पाली में। संस्कृत अपने सरल रूप में जब पूरे आम आदमी के बीच में, पूरे देश के नागरिकों के बीच में वो मशहूर हो गई। क्या हो गई?
मशहूर हो गई तो उसे हमने क्या कह दिया बच्चा? उसे हमने कह दिया पाली। क्या कह दिया? हमने उसे पाली कह दिया। इसे हम प्रथम देश भाषा भी कहते हैं, प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली और थोड़ा सा अपने रूप में सरल हुई प्राकृत, हम इसे दूसरी देश भाषा कहेंगे। प्राकृत के बाद में वो अपने रास्ते से हट गई तो हमने उसे अपभ्रंश कह दिया। जो प्राकृत थी वो अपने रास्ते से भटक गई तो हमने उसको क्या कहा? अपभ्रंश। अपभ्रंश जहां पर समाप्त हो रहा था हमने उस काल को कहा अवहट्ट। क्या कहा? अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद में हमारी हिंदी की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? हिंदी की शुरुआत हो गई। तो आदि जननी कहां से हिंदी का विकास हुआ है? संस्कृत से। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो बिल्कुल एंड समय है उस समय को कुछ विद्वानों ने अवहट्ट का नाम भी दिया है और वहीं से होगी हमारी हिंदी। ये जितना आसान आपको लग रहा है ये क्रम उतना आसान नहीं है। ये होने में 2020 तो आवे और संस्कृत 1500 ईसा पूर्व संस्कृत की शुरुआत हुई थी तो ये 3500 साल का विकास क्रम है। कितने साल का? 3500 साल का विकास क्रम है जो आज हिंदी ने यहां तक आते आते जिस हिंदी के स्वरूप को हम जानते हैं, जिस हिंदी की हम चर्चा करते हैं, जिस हिंदी को हम पढ़ रहे हैं उस हिंदी तक आते आते संस्कृत से, और वो भी ऋग्वैदिक संस्कृत से। कौन सी संस्कृत? यदि मैं एकदम शब्द दूं तो वो कौन सी संस्कृत है? वो ऋग्वैदिक संस्कृत है। और ऋग्वैदिक संस्कृत से आज की बिल्कुल आधुनिक हिंदी तक आते आते जिस हिंदी का हम इस्तेमाल करते हैं वो कितनी हो जाती है बच्चा? वो लगभग 3500 वर्ष का विकास क्रम अपने आप में समेटे हुए हैं। इसी बीच में जो और भी बहुत सारी भाषाएं आई उनका भी इतिहास बहुत ज्यादा समृद्ध है। जैसे पाली की बात करेंगे तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने संदेश, महात्मा गौतम बुद्ध जी द्वारा जो संदेश थे, गौतम बुद्ध जी द्वारा जो संदेश थे वो संदेश किसमें दिए गए? वो बच्चा पाली में दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि पाली आम नागरिक की भाषा थी, आम जन की भाषा थी। और जब आप आम लोगों की भाषा में बोलते हो, जैसे मैं देशी भाषा में बोलता हूं, तो यहां पे टच करती हैं बातें, दिल को छूती हैं। इसी प्रकार उसी चीज को महावीर स्वामी जी ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत में दिए। क्या दिए? प्राकृत में दिए। शुरुआत का जो साहित्य आदि है वो अपभ्रंश में, नाथ साहित्य और भी बहुत प्रकार का जो साहित्य है, जैन साहित्य, उसकी रचना भी प्राकृत और अपभ्रंश में हुई और धीरे 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 हिंदी आज के रूप में आई है। अब ये जो 3500 साल का हिंदी का विकास है वो एक दिन में तो ऐसा हुआ नहीं था कि एक कोई साल थी तुरंत संस्कृत से पाली, पाली से तुरंत प्राकृत, बिल्कुल नहीं बच्चा। इस 3500 साल के इतिहास को हमने 3 कालखंडों में बांटा है। किसमें बांटा है? 3 कालखंडों में। और यहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसको हमने 3 कालखंडों में बांटा है और एक एक कालखंड पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। 3 कालखंडों में हमने इसको बांटा है 3500 साल के इतिहास को। हमने इसको बच्चा सबसे पहले कहा है, हमने इसको प्राचीन। अब देखो हुआ क्या है, हमने तो मोटे मोटे तौर पर लिख दिया। अब इसके कालखंड देखते हैं तो क्या हुआ होगा, समझिएगा इस बात को कि कैसे हिंदी की और कैसे हमारी जो संस्कृत है वो यूरोप की बातें, मतलब यूरोप से मिलती जुलती है। अभी एक थ्योरी है, कुछ लोग इस थ्योरी को मानते, कुछ लोग इस थ्योरी को नहीं मानते। हम भी इस थ्योरी को मानकर चलते हैं और ये कहते हैं कि एक मध्य एशिया नाम की जगह है, मध्य एशिया, जिसे आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और आपके ये 4-5 जो देश है
मध्य एशिया के जिन्हें हम देश बोलते हैं, जिसकी किसी की राजधानी बिश्केक है, किसी की राजधानी ताशकंद है, पढ़ते हैं ना हम लोग, किसी की राजधानी नूर सुल्तान है, ये सब। तो मध्य एशिया से एक जनजाति होती है। क्या होती है? जनजाति, जो ईरान होते हुए, क्या होती है? ईरान होते हुए वो कहां हो जाती है? भारत आ जाती है। कहां जाती है बच्चा? भारत आ जाती है। ईरान फिर अफगानिस्तान होते हुए वो भारत आ जाती है। और सिंधु नदी की जो 7 नदियां हैं, जो 7 नदियां हैं पंजाब में, जिन्हें यदि आप कहोगे सिंधु रिवर, क्या कहोगे? सिंधु, जिसे हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। उसके अलावा आपका आ जाता है, पुराने समय में एक सरस्वती नदी भी हुआ करती थी, सरस्वती भी कह सकते हैं। उसके अलावा चिनाब, झेलम, सतलुज, सतलज, रावी, व्यास, 2 और 3, 5 और 2, 7, इन 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र में वो जनजाति निवास करने लगती है। और उस जनजाति को हम क्या कहते हैं? आर्य जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आर्य जनजाति। आर्य जनजाति अपनी लिखाई के लिए, अपनी चीजों को लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे, वो भाषा हुआ करती थी संस्कृत। यही मध्य एशिया से एक आर्य जनजातियों की जो शाखा थी, वो ईरान से होते हुई भारत आ गई। और एक किधर चली गई? एक कहते हैं कि जो वो यूरोप चली गई। कहां चली गई? यूरोप चली गई। इसलिए हमने कहा कि भारत और यूरोप में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उनमें क्या है? समानता है। तो हमने कहा कि संस्कृत, अंग्रेजी, ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं। किसकी? भारोपीय भाषा परिवार। इस परिवार की 2 शाखाएं, एक किस तरफ गई? एक किस तरफ गई? यूरोप की तरफ। एक तरफ किस तरफ आ गई बच्चा? एक तरफ आ गई ईरान की तरफ आ गई। किसकी तरफ आ गई? ईरान की तरफ आ गई। समझना, तो हम के भारोपीय भाषा परिवार की उपशाखा, क्या बोलते हैं उसे? उपशाखा। हम इसे इंडो ईरान बोल सकते, भारत और ईरान में, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो भारत में और ईरान के जो ग्रंथ हैं उनमें एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार बहुत बड़ा है। उसके एक उपशाखा है इंडो या इंडो ईरान, इंडो ईरान भाषा परिवार की। अब इसको बोला किसने सबसे पहले? संस्कृत, आर्यन लोगों ने बोला। किस जनजाति ने बोला? आर्यन लोगों ने। तो हमने कहा कि भारोपीय भाषा परिवार की उपशाखा, भारोपीय भाषा परिवार की उपशाखा के अंदर, जिसे हम इंडो ईरान भाषा परिवार कहते हैं, में आर्य भाषा। क्या है ये? आर्य भाषा। आर्य भाषा संस्कृत से विकसित है। क्या बच्चा? संस्कृत से विकसित है। मैं क्या लिख रहा हूं, शब्द पे गौर कीजिएगा। मैं लिख रहा हूं कि जो हमारी हिंदी है वो भारोपीय भाषा परिवार की उपशाखा, इंडो ईरान भाषा परिवार के में, उसके अंदर भी एक आर्य भाषा है संस्कृत, जिसे आर्यन लोग बोलते थे। वहां से हमारी हिंदी विकसित है। भारोपीय भाषा परिवार, उसके उपशाखा ईरान और भारत में मिलती जुलती, उसी से कौन से विकसित है? आर्य भाषा संस्कृत है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हिंदी है वो एक आर्य भाषा है, एक आर्य भाषा से विकसित है। कहोगे नहीं कहोगे? इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। आपकी मराठी आ जाती है, आपकी राजस्थानी, गुजराती, नेपाली, ये सब कह सकते हो कि ये आर्य भाषाएं इसी से विकसित है। अब आगे चलते हैं। तो आर्य भाषा संस्कृत से यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने इसको 3 काल क्रमों में बांटा। कितने कार्यक्रमों में बांटा? 3 काल क्रमों में बांटा। एक को हमने कहा कि भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मतलब बहुत पुराने समय में, जब आप ये कह सकते हो बेटे,
कि जब आर्यन जो थे वो आए होंगे। 1500 ईसा पूर्व से कहते कि आर्यन भारत में आए, और जब तक बुद्ध जी 500 ईसा पूर्व महाजनपद काल शुरू नहीं हो गया, तब तक भारत में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का क्या रहा? दबदबा रहा। सेकंड यहां से शुरू होता है मध्यकालीन आर्यन भाषा। जैसे आप इतिहास को नहीं बांटते, प्राचीन, मध्यकालीन, मॉडर्न, इसी तरह भाषा का इतिहास बांट रहे हो। मध्यकालीन आर्य भाषा, जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, इसका काल 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और कब तक जाता है बच्चा? 500 ईस्वी तक जाता है। 500 ईसा पूर्व से, और जब तक गुप्त आदि लोग नहीं आ गए, 500 ईस्वी तक हर्षवर्धन आदि का काल शुरू नहीं हो गया, तब तक मध्यकालीन आर्य भाषा का जोर भारत में रहता है। उसके बाद में तीसरा हो जाता है, जैसे इतिहास को आपने तीसरा क्या कहा है? आधुनिक आर्य भाषा। क्या हो जाता है? आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषाओं का कालखंड यहां से शुरू होता है, और आप इसे मुख्य तौर पर यहां से क्या नाम देते हो? यहां से आप इसे, और ये 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक भी नहीं है, इसे आप 1000 ईस्वी तक ही रखिए। कब तक रखिए? 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक, जब से भारत पर तुर्क आक्रमण शुरू हुए और भारत में जो विदेशी सभ्यताएं थी, जो विदेशी भाषाएं थी और दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं थी, अब वो भारत में दस्तक देने लगी और उन्होंने हमारी हिंदी के स्वरूप को प्रभावित करना स्टार्ट किया। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां तक जो हम लोग पहुंचे हैं, यहां तक जो हम आज आधुनिक हिंदी की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का दबदबा था, उन्हीं में विकास हुआ। संस्कृत थोड़ी और बदली, फिर मध्यकालीन तक आ गए, और आधुनिक के साथ क्या हुआ कि भारत पर तुर्कों के आक्रमण आरंभ हो गए, और अब जो हमारी भाषाएं थी उस समय की, उन पर जो अलग, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, इन सब का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। समझ रहे बच्चा? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? अब इसको स्टार्ट करते हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, इसके दो रूप देखने के लिए मिलते हैं, और यहां पे 500 साल में देख रहे हो 1000 साल का अंतर है, तो 500 साल एक का दबदबा रहा, 500 साल एक का। 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक, 500 साल की जो बात है, 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का दबदबा रहा। किसका रहा? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ये वो संस्कृत थी बच्चा जिसका इस्तेमाल लोग अपने, ऐसे समझ सकते हो इसको, एक तरीके के श्लोकों को गाने के, श्लोकों के गायन में इस्तेमाल होता था। श्लोकों के गायन में इसकी एक कृति प्राप्त होती है हमें, ऋग्वेद। ऋग्वेद इसी काल की कृति है, और गाने में ही हम इसे छांदस भी कह देते थे। वैदिक संस्कृत जो सबसे पुरानी है, इसे हम क्या कह देते थे बच्चा? इसे हम, बिल्कुल सही। चलिए आगे आ जाते हैं, 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व महाजनपद काल तक, 500 ईसा पूर्व महाजनपद काल तक का जो है, अब वैदिक संस्कृत जो पहले ऋग्वेद आदि या गायन में इस्तेमाल होती थी श्लोकों आदि के में, अब उसमें ब्राह्मण, उपनिषद आदि भी
या इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो लोक साहित्य है, जैसे कालिदास आदि जी के अपने कुछ ग्रंथ हैं, या अन्य व्यक्तियों के जैसे पाणिनि आदि ने यहां पर उसमें रचनाएं प्रारंभ की। और जब इसमें लोक साहित्य लिखा जाने लगा तो इसको लौकिक संस्कृत भी कुछ लोगों ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लौकिक संस्कृत। तो सबसे पुरानी वैदिक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 500 साल तक, फिर 1000 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के एंड तक आते आते मनुष्य खेतीबाड़ी में बहुत ज्यादा लग गया था, और जो पुराने धार्मिक आडंबर होते थे वो अब खेतीबाड़ी की वजह से किसान के पास इतना समय नहीं हो पाता था कि भाई वो एकदम प्रॉपर रूल्स में बातें करे, संस्कृत को सीखे। और संस्कृत को सीखने पर जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें कहा जाता है कि मनाही भी थी। तो उसने संस्कृत से ही प्रभावित होकर उसमें अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज, अपनी देशीय भाषा उसने बोलनी शुरू कर दी। क्या कर दी बच्चा? शुरू कर दी। मेरी बात आप समझ रहे? और उसने यहां पर संस्कृत में बहुत ही ज्यादा सरलीकरण कर लिया, क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएशन की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत को समझने के लिए, संस्कृत के शुद्ध उच्चारण के लिए वेदांग होते हैं। उसमें एक आपने पढ़ा होगा, एक निरुक्त करके कुछ होता है, एक ग्रंथ जिसमें उच्चारण कैसे हो सिर्फ इस बात को कहा जाता है। अब जबकि आम आदमी को तो उच्चारण से इतना कोई मतलब नहीं होता, वो तो अपनी भावनाएं कहना चाहता है। तो यहां पर आम आदमी ने बिल्कुल ही संस्कृत के सरल रूप का, और वो जो सरलता थी वो अपने हिसाब से उसने लेकर आया था, वो मध्य काल से स्टार्ट कर देता है। कब से? जब से महाजनपद काल शुरू होता है, जहां और इसी समय भगवान बुद्ध की भी उपदेशों की बात हुई है। तो बच्चा आप कहोगे कि ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इसको हमने 500 और 1000 1500 साल अर्थात 500 साल के 3 ग्रुप में बांटा है। 500 ईसा पूर्व से पहली ईसवी तक। कब तक? पहली ईसवी तक, जब से ये क्रिश्चियन भगवान जी वाली जो साल है 500 ईसा पूर्व से पहली ईसवी तक, इसे हमने कहा पाली। क्या कहा? पाली। प्रथम देश भाषा भी कहा। प्रथम देश भाषा। बुद्ध जी के जितने भी उपदेश हैं, बुद्ध जी के उपदेश इसी भाषा में दिए गए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसका नाम क्या है? पाली। पहली ईसवी से 500 ईसवी तक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ईसवी से 500 ईसवी तक 500 साल का क्रम बनाया हमने। प्राकृत आ गई है। क्या ये बच्चा? प्राकृत। इसमें जैन धर्म का साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य, महावीर स्वामी जी के उपदेश। इसी को आप ये कह सकते हो कि दूसरी देश भाषा कहा गया। क्या कहा गया? दूसरी देश भाषा। यहां से अलग अलग जो स्थान है भारत के, उनमें अलग अलग प्रकार के प्राकृत, मतलब थोड़ा थोड़ा स्वरूप चेंज होने लगा। जैसे मगध में जाओगे तो मगधी, अर्ध मगध के आसपास जाते तो अर्ध मागधी, मथुरा के आसपास प्राकृत कुछ और प्रकार की थी। इसी तरह आप महाराष्ट्र में जाते तो वहां पे किसी और प्रकार की थी। सिंध पाकिस्तान जो आज है उधर जाते तो वहां पे प्राकृत कुछ और प्रकार की थी। और 500 ईसा पूर्व से 500 ईसवी से 500 ईसवी से और लगभग 900 1000 ईसवी 900 1000 ईसवी तक प्राकृत अपने पथ से भ्रष्ट हो गई, भटक गई, और इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया? अपभ्रष्ट। अब इसमें अनेक भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, बहुत ज्यादा प्राकृत में यहां पर चेंज आ गया। तो हमने इस 500 ईस्वी से 900 से 1000 ईस्वी तक का जो समय, इसे क्या कह दिया बच्चा? अपभ्रंश कह दिया। क्या कह दिया? अपभ्रंश
हमने इसे कह दिया। मेरी बात आपको समझ रही है? हमने इसको क्या कह दिया? अपभ्रंश कह दिया। कुछ लोग इसका जो अंतिम समय है, कुछ लोग इसका जो अंतिम समय है, ये 900 से 1000 ईस्वी वाला, यहां पर एक शब्द अवहट्ट की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवहट्ट की बात करते हैं। विद्यापति नाम के एक रचनाकार हुए, उन्होंने अपनी किताब कीर्तिलता में अवहट्ट शब्द का जिक्र किया है। मतलब अपभ्रष्ट की बिल्कुल एकदम मैच्योर अवस्था, अपभ्रष्ट की एकदम बिल्कुल जवानी अवस्था, जब वो अपने पूरे शबाब पे था, उस समय उसमें जो चेंज आया 100-150 सालों का, उसे अवहट्ट कहते हैं। यहां पर थोड़े समय के लिए रुकिए और एक चीज को जानने का प्रयास कीजिए कि अभी हम मध्यकालीन आर्य भाषा में चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? मध्यकालीन आर्य भाषा में। और हमने यहां पर पहुंच गए कि हमारे पास 900 से 1000 ईस्वी है। यह समय आपको याद होगा, तो 1000 में खूब ज्यादा आक्रमण हो रहे थे। किसके? तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी के। यह समय जो है, अब उस समय आने जाने के यातायात के तो इतने साधन थे नहीं। तो जैसे जैसे प्राकृत अलग अलग स्थानों पर जिस तरीके से प्राकृत चेंज हुई थी, अब उसने अपना स्थान के हिसाब से रूप लेना प्रारंभ किया। आने जाने के इतने जल्दी जल्दी साधन थे नहीं, तो वो जो अपभ्रंश थी, वो अलग अलग स्थानों के हिसाब से ही उसमें अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं जन्म लेने लगी। एक इतिहासकार हुए, क्या है? एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है भोलानाथ तिवारी। क्या नाम है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। उन्होंने अपभ्रंश के 7 भेद माने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, अपभ्रंश के कितने हैं? 7 भेद। उन्होंने कहा कि 7 स्थानों के आधार पर जहां पर अपभ्रंश ज्यादा चर्चित था, या ये कह सकते हो कि जहां पर ये अपभ्रंश जो भाषा है इसका इस्तेमाल अधिक होता था, तो अलग अलग स्थानों के आधार पर कुल 7 अपभ्रंशों से बहुत सारी अनेक छोटे इलाकों में बोली जाने वाली भाषाएं विकसित हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मथुरा के आसपास का इलाका था उसे शूरसेन प्रदेश कहते थे, इसीलिए वहां से नाम क्या पड़ गया? शौरसेनी। कि जो मथुरा के आसपास इलाके में जो अपभ्रंश बोली जाती थी भाषा, उससे कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। आगे क्या कहा गया कि जो मगध, पटना के बिल्कुल आसपास का जबरदस्त वाला जो इलाका था, जहां पे मगध का केंद्र था, वहां मागधी अपभ्रंश फेमस था। और उस मागधी अपभ्रंश से कई भाषाएं जन्म हुई, जिनमें बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और आपकी असमिया, ये भाषाएं फेमस है। इनका जन्म किससे हुआ बच्चा? मागधी अपभ्रंश से। मगध के केंद्र से थोड़ा सा हटके, मगध के केंद्र बिहार पटना से थोड़ा सा हटके एक कुछ भाषाओं ने जन्म लेना शुरू किया। वो किससे विकसित थी? अर्धमागधी अपभ्रंश से। इनमें पूर्वी हिंदी का नाम उल्लेखनीय है। तो पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ है बच्चा? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। इसके अलावा जो कुछ पहाड़ी भाषाएं थी, क्या थी बच्चा? पहाड़ी भाषाएं, जैसे खस, एक खस अपभ्रंश है। खस से पहाड़ी हिंदी का कुमाऊनी, गढ़वाली। 5वें नंबर पर देखोगे जो कश्मीरी आदि होती हैं, जो कश्मीरी आदि होती है, पंजाबी आदि होती है, इसमें पैसाची एक अपभ्रंश होता है।
पैसाची से लहंदा और पंजाबी का जन्म हुआ। इसके अलावा एक छठे नंबर पर आ जाता है आपका ब्रांचड़। क्या होता है? ब्रांचड़ अपभ्रंश। ब्रांचड़ से सिंधी का, किसका हुआ बच्चा? सिंधी भाषा का। ब्रांचड़ से सिंधी का। और एक हो जाता है बच्चा महाराष्ट्र अपभ्रंश। महाराष्ट्री अपभ्रंश जिससे मराठी का जन्म हुआ। एक देख रहे हो इन सब के अलग अलग इलाके। और मैंने कल आपको बता चुका था कि जैसे जैसे इलाके अलग अलग होते हैं तो वैसे वैसे वहां पर लोकल लैंग्वेज डेवलप होने लगती है, स्थानीय भाषाएं विकसित होने लगती हैं, जिनका शब्दों का मतलब अलग होता है, जिनका उच्चारण बिल्कुल अलग होता है। तो इसी प्रकार जैसे अपभ्रंश अलग अलग जगहों पर प्राकृत में परिवर्तन आया था, उसी हिसाब से अपभ्रंश से अलग अलग प्रकार की क्या हो गई? भाषाएं विकसित हो गई। जैसे राजस्थानी अलग है, असमिया अलग है, पंजाबी अलग है, सिंधी अलग है, पहाड़ी हिंदी अलग है, मराठी अलग है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने? अपभ्रंश के बच्चा ये वाले भेद माने। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी? आगे बढ़े बच्चा। चलिए आगे आ जाते हैं हमारी आधुनिक हिंदी। क्या जाती है बच्चा? आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी को भी हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। इस अवहट्ट को हम 900 से 1000, 100 साल तो पीछे ले चलते हैं 1000 से, और 100 साल इसको आगे ले सकते हैं। आप चाहें तो 100 साल क्या ले जा सकते हैं? इसको आगे ले जा सकते हैं। तो हमने इस आधुनिक भारतीय भाषा 1000 ईस्वी से अब तक जो हिंदी का विकास हुआ है, इसमें हमने 3 प्रकार से देखा। एक आ गई बच्चा प्राचीन काल की हिंदी। प्राचीन हिंदी, ये प्राचीन हिंदी 1100 से आसपास से 1400 ईस्वी के आसपास तक बोली गई। प्राचीन हिंदी 1400 से लेकर जो 1850 तक, 1400 से लेकर जो 1850 तक का युग है, इसे हमने मध्यकालीन हिंदी की संज्ञा दी। और तीसरी जो बिल्कुल है उसे हमने आधुनिक, अर्थात आधुनिक आर्य भाषा को भी हमने 3 भागों में बांट दिया। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आपका आ जाता है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये 1850 से अब तक। अब इसमें क्या था कि बच्चा गद्य रचना होने लगी। अभी तक हिंदी में पद्य रचना होती थी, अब हिंदी में किताबें, उपन्यास, स्टोरी, कहानी आदि गद्य रचना भी होने लगी। और सबसे पहले इसका श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इसीलिए आधुनिक हिंदी को हमने कई युगों में बांटा है। सबसे पहले हो जाता है भारतेंदु युग, 1850 से लेकर 1900 तक। भारतेंदु युग के बाद में आता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर लिख लेना। 1900 से 1920 तक का जो एक कालक्रम है। द्विवेदी युग के बाद में आ जाता है छायावाद का युग। क्या जाता है? छायावाद। छायावाद के बाद में प्रयोगवाद, नई भाषा, ये सब 1920 के बाद का। और ये हमारी आधुनिक हिंदी है। आधुनिक हिंदी जब तक हम यहां तक पहुंचे, इसके अंदर 1850 तक, 1850 से लेके अब तक का जो विकास है, उसमें सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, और इस तरीके से आज हम लोग आधुनिक हिंदी तक पहुंच पाए। अब जब भैया भारत आजाद हुआ तो भारत की एक राष्ट्रभाषा बनाने की बात आई कि भाई एक ऐसी भाषा जो सभी को प्रिय हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी, तो जो साउथ इंडिया के बहुत सारे नेता थे, उन लोगों ने कहा कि भाई हिंदी को इतनी मान्यता क्यों दे रहे हो, और वो लोग बैक ट्रैक कर गए
उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में कोई भी सपोर्ट नहीं दी। साथ साथ अब हिंदी में भी कई सारी दिक्कतें थी। कुछ लोग कहते थे जैसे हिंदी को फारसी लिपि में लिखो, कुछ कहते थे हिंदी को किसी और लिपि में लिखो, कुछ कहते थे हिंदी और उर्दू को मिक्स। एक समझौता नहीं हो पा रहा था कि हम हिंदी के कौन से रूप को मान्यता दें। तो यह तय किया गया कि हम राष्ट्रभाषा तो नहीं बनाएंगे, हम हिंदी को राजभाषा की मान्यता दे देंगे। तो जो हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसे हम मानक हिंदी कहते हैं, जो एक्चुअल में हमारी हिंदी भाषा है, जिसे हमारा संविधान मान्यता देता है, वह आप देखोगे कि शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित, पूरी लिखना लाइन, शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित, शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की संस्कृत निष्ठ बोली, अर्थात जिसके अधिकतर शब्द संस्कृत से आए, संस्कृत निष्ठ मानक खड़ी बोली, मानक खड़ी बोली, मानक खड़ी बोली को राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दी गई। राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दी गई, मान्यता दी गई। स्टार लगा लीजिए। मैं क्या लिख रहा हूं कि जो हिंदी हमारी राजभाषा है, अनुच्छेद 43 से जो हिंदी हमारी एक्चुअल हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिस हिंदी को हम किताबों में अखबारों में पढ़ते हैं, तो उस हिंदी, वो जो हिंदी है उस पर भाई हिंदी कई प्रकार की हो सकती है। बिहारी हिंदी हो सकती है, भोजपुरी भी हिंदी का एक रूप है, ब्रज भाषा भी हिंदी का एक रूप है। लेकिन जो मानक हिंदी है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित, शौर सैनी अपभ्रंश हमने देखा था, उससे विकसित पश्चिमी हिंदी, वहां पे एक पश्चिमी हिंदी देखी थी, उसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता, जैसे घोटक, घोटक से बना घोड़ा, तो घोड़ा संस्कृत से तो विकसित है। घृत से बना घी, तो संस्कृत निष्ठ मानक खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी की जो खड़ी बोली है, जिसे अक्सर कौरवी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौरवी, को राजभाषा हिंदी के रूप में मान्यता दी गई और इसकी लिपि देवनागरी रखी गई। लिपि कौन सी रखी गई बच्चा? लिपि इसकी देवनागरी, लिपि देवनागरी, लिपि इसकी कौन सी चुनी गई? देवनागरी। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो एक बात मुझे बताइए, सिंपल भाषा में यदि मैं इसकी समरी दूं, सार बताऊं कि बच्चा ये जो 3500 साल की हिंदी है, 3500 वर्ष का जो इतिहास है हिंदी का, ये संस्कृत से शुरू होता है। और संस्कृत भी दो प्रकार के, एक वैदिक और एक लौकिक संस्कृत, और ये 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर ये 500 ईसा पूर्व तक जाता है। फिर वहां से पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में हमारी शौरसेनी अपभ्रंश, उसके अंदर पश्चिमी हिंदी, उसके अंदर खड़ी बोली, और वही हमारी राजभाषा हिंदी बनी। तो इसका विकास हुआ कैसे है? जैसे हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, पहले प्राचीन, एंशिएंट, फिर मेडाइवल, मध्यकालीन, उसके बाद में आधुनिक, सेम टू सेम हमने हिंदी के इतिहास को भी बांटने की कोशिश की है। हमने हिंदी के इतिहास को भी बांटने की कोशिश की है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हिंदी के इतिहास को भी बच्चा बांटने की कोशिश की है। अब चलिए, यदि मैं आपसे पूछता रहूं सिंपल सिंपल, तो आप मुझे बताइएगा, इसमें मुझे आप थोड़ी थोड़ी चीजें बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, चलिए बच्चा,
तो सबसे पहले मुझे बताइए कि बिहारी हिंदी अर्थात बिहार में जो हिंदी बोली जाती है उसके जो स्वरूप हैं, बांग्ला आदि, ये किस अपभ्रंश से विकसित हैं? 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 साथ में आप ये भी बताइए कि अपभ्रंश का संक्रमणकालीन, जब अपभ्रंश में अंतिम समय में चेंज आ रहा था, अपभ्रंश का संक्रमणकालीन रूप क्या था? उसको क्या नाम दिया है? अपभ्रंश का संक्रमणकालीन रूप सिंधी, ये किस अपभ्रंश से विकसित है? पहाड़ी हिंदी, ये किस अपभ्रंश से विकसित है? लहंदा पंजाबी, ये किस अपभ्रंश से विकसित है? लहंदा पंजाबी, ये किस अपभ्रंश से विकसित है? पूर्वी हिंदी, ये किस अपभ्रंश से विकसित है? राजस्थानी गुजराती हिंदी, ये किस अपभ्रंश से विकसित हैं? ये किस अपभ्रंश से विकसित हैं? छोटे बताइए, ये किस अपभ्रंश से विकसित हैं? ये किस अपभ्रंश से विकसित हैं? बहुत अच्छे। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए बच्चा, बिहारी हिंदी, बांग्ला, असमिया, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे? मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश का जो एंड चल रहा था, जहां पर आप इसे 1000 में 100 कम कटा लो और 100 ऐड कर दो, तो 1100 ईस्वी के आसपास की बातें। संक्रमणकालीन जब चेंज आने लगता है तो इसको अवहट्ट नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया है? अवहट्ट नाम दिया है। जो सिंधी है, बिल्कुल सही, ये ब्रांचड़ किससे विकसित है? ब्रांचड़ से विकसित है। जो पहाड़ी हिंदी है वो खस किससे विकसित है बच्चा? खस से विकसित है। लहंदा, पैसे पैसाची, पैसे पंजाबी, ये पैसाची अपभ्रंश से विकसित है। जो पूर्वी हिंदी है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे? अर्ध मागधी। और जो राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी है वो मेरे दोस्त शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। अब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि हम जो आज आधुनिक हिंदी पढ़ते हैं, आज जो हमारी राजभाषा हिंदी है, वो किस अपभ्रंश से विकसित है? राजभाषा हिंदी ये किस अपभ्रंश से विकसित है? इस पर किस अपभ्रंश का प्रभाव है? साथ साथ इसकी जो हमारी राजभाषा हिंदी है, इसकी कौन सी उपभाषा है और उस उपभाषा की कौन सी बोली है, जिससे कि आज हम राजभाषा हिंदी तक पहुंच पाए, आज हम राजभाषा हिंदी तक पहुंच पाए। चलिए, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप या पथ से भटका हुआ। पथ से भटका हुआ। 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इस समय किस भाषा का बोलबाला था? 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक यह किस भाषा का बोलबाला था? यह किस भाषा का बोलबाला
बाला था। ये किस भाषा का साथी बोल बाला था? बोल बाला था। बताइए, बहुत बेहतरीन। आगे आ जाते हैं। 500 ईसा पूर्व से पहली ईसवी तक किसका था? पहली ईसवी से 500 ईसवी तक किसका था? 500 ईसवी से 1000 ईसवी तक किसका था? बहुत अच्छे। तो राजभाषा हिंदी, भाई ये पश्चिमी हिंदी से विकसित है, जो खुद शौर सैनी अपभ्रंश से आई है। उपभाषा कौन सी है? शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी। और बोली कौन सी है बच्चा? खड़ी बोली। खड़ी बोली का मानक रूप, संस्कृत निष्ठ रूप। 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यह वैदिक संस्कृत का काल है। वैदिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व तक यह लौकिक संस्कृत का काल है। 500 ईसा पूर्व से पहली यह पाली का काल है। पहली से 500 ईस्वी तक यह प्राकृत का काल है। 500 से 1000 तक यह अपभ्रंश का काल है। यह किसका काल है बच्चा? अपभ्रंश का काल है। किसका काल है? अपभ्रंश का काल है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। इसी तरह बताएंगे, मध्यकालीन आर्य भाषा का काल कब तक था? मध्यकालीन आर्य भाषा का काल कब तक था? उसके बाद में आधुनिक आर्य भाषा का काल। आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? आधुनिक आर्य भाषा का काल कब से कब तक था? आगे आ जाता है, महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जैन साहित्य अधिकतम किस भाषा में लिखा गया? जैन साहित्य अधिकतम किस भाषा में लिखा गया? साथ साथ जो आधुनिक हिंदी है, कौन सी हिंदी है? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, इसको कितने कालक्रमों में बांटा है? इसको कितने कालक्रमों में या कितने युगों में बांटा है? इसको कितने कालक्रमों में या कितने उसमें बांटा है? बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। उसके अलावा आपका आ जाता है बच्चा, इसके अलावा आ जाता है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर है? द्विवेदी युग का नामकरण। आगे इसी में एक बात आ जाती है कि आधुनिक हिंदी का पहला युग कौन सा है? आधुनिक हिंदी का प्रथम युग। आधुनिक हिंदी का प्रथम युग कौन सा है? आधुनिक हिंदी का प्रथम युग कौन सा है? बताइए, आधुनिक हिंदी का प्रथम युग कौन सा है? बच्चा सभी लोग शेयर करके जाना। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। ये सब चीजें एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। एकलव्य अर्जुन की ऐसे नहीं बना जाता, सिर्फ कर्म के साथ साथ दिल से भी एकलव्य अर्जुन बना करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अभी 9 बजे आपको पता है कि पीसीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है। अपने आईएएस पीसीएस वाले चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके घर में कोई बहन, कोई माता, कोई भाभी आदि हो जिनकी शादी होकर आई हो, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के बेस्ट फैकल्टी छोड़िए, जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स
वो आपको अच्छे लोग हैं कि आपकी सहायता करने वो आ रहे हैं, तो पूरी उनकी जानकारी लीजिए। मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर तुम ठान लोगे, एग्जाम्पल का हाथ पकड़ लोगे, मर जाएंगे मगर तुम्हें कामयाब बनाए बिना ना छोड़ेंगे। यही एक सपना है, इसी के लिए जान देते हैं, इसी के लिए जान दे देंगे। बस तुमसे थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि अपने छोटे भाई बहनों की तरह जैसे तुम्हें मानता हूं, तुम भी शायद मुझे उस प्रकार से माना करो। और ये जो शेयर वगैरह करके, ऐसा नहीं मुझे पैसे मिलते, मम्मी की सौगंध, इसका कोई, मेरी इस समय 45% सैलरी जा रही है। पता है, ऐसा समझ लो कि किसी के 100 रुपए सैलरी है तो मैं उसे 45% दे पाया हूं इस बार, मतलब 55 रुपए में उसे नहीं दे पाया, फिर भी तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा हूं। तो ऐसा मत सोचो मैं करोड़ों अरबों कुछ भी, बट तुम लोगों का प्यार कुछ भी मान लो, पता नहीं मेरे दिमाग में है ही क्या, मेरे दिल क्या कहता है मुझे खुद समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा कि तुम्हें कैसे कामयाब बना सकूं, कैसे तुम जो मध्यम वर्गीय गरीब कुछ भी मान लो अपने आप को, कुछ तो हो जो बाकियों से आप में फर्क है, और कुछ तो है जो बाकियों से हमें भी फर्क है। तो मैं वो फर्क तुम लोगों की बातों में भी देखना चाहता हूं, तुम लोगों के जीवन में देखना चाहता हूं। तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी रखी हो, कोई क्लास की कमी रखी हो, किसी में तुम्हें कमजोर करके भेजा हो सब्जेक्ट में, तुम एक बार बता दो कि भैया नहीं, तुमने यहां कमी कर दी, एक भी बता दो, कोई ये चीज नहीं दी तुमने, वो मुझे ऐसा पढ़ाता तुम ऐसा नहीं पढ़ाते, कोई भी चीज कमी हो तो बता दो। तो तुम्हारा भी तो दिल होना चाहिए। इतनी खुशी थी कि जन्मदिन 30 लाख के साथ खुद के मुंह से कहूं कि 30 लाख कर दो जन्मदिन, उसके दिन तुम्हें खुद होना चाहिए यार ये बंदा, इसने दिन रात यहीं दे रखी है अपनी, तो खुद से कुछ चीजें आती हैं। पर चलो कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, आप लोग मेहनत करो, कोई जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना सुकून मिलता। IAS PCS की क्लासेस शुरू हो रही हैं अभी 9 बजे से, धुआं सा उतार दो सर लोगों के साथ। अभी तो पूरी आपको 14-15 वीडियो में रणनीति बताएंगे 7 से 12, और फिर तुरंत आपकी क्लासेस रेगुलर सब्जेक्ट वाइज पूरे जोर शोर से, और मजा ना जाए तो बता देना। तो इन सब का आंसर मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूंगा, और जेन्युइन कमेंट करना आंसर के उत्तर की क्लास कैसी लग रही है, और ये जो कुछ सब कुछ चल रहा है इसको तुम कामयाब बनाओगे नहीं बनाओगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी क्रांति को ऐसे छोड़ दोगे भाई। अगर मैं अपने को मिटा के इसमें लगा रहा हूं ना, मैं बहुत सुकून में रह सकता हूं, वहां कसम, आराम से ट्रेनिंग पे जाके कुछ भी बहुत सुकून में, और इससे ज्यादा प्रसिद्धि वहां वर्दी में वीडियो बनाऊं। बट मैंने संघर्ष का रास्ता तुम्हारे पीछे चुना है, तो इसको कामयाब भी करना तुम्हारा ही हाथ में है। जैसा करना चाहो ले जाना। घर में बैठी हुई कोई लड़की, कोई मेरी बहन, कोई भाभी, कोई भी, आप कमजोर मत समझो। इस कंटेंट में बहुत ताकत है, इस कलम में जो लिख रहा है ना बोर्ड पे, इसका अपना ही जलवा है। सीखो भैया क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्यों 3 कालक्रमों में बांटा है, आराम से पढ़ सके, विकास को देख सके, कब क्या हुआ, एक एक चीज के नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। कोई भी चीज कठिन नहीं है, बशर्ते वो कहते हैं ना कि आज सारी मुश्किलें और कठिनाई शर्मिंदा हैं। बोलो कि आज सारी मुश्किलें और कठिनाई शर्मिंदा है, क्योंकि एग्जाम्पल वालों तुम्हारे हौसले जिंदा हैं। आज सारी कठिनाई और मुश्किलें शर्मिंदा हैं, क्योंकि एग्जाम्पल वालों के हौसले अभी जिंदा हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम्पुर, कर विजय एग्जाम्पुर।